देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोगों के क्या इश्यूज हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में इस वक्त हम पुराने लखनऊ में मौजूद हैं और पुराने लखनऊ में घूमते घूमते अलग अलग लोगों से भी हमने संवाद किया। पर इसी कड़ी में हमें वरिष्ठ पत्रकार तकरीबन 2 दशकों से जो अलग अलग बड़े अखबारों के लिए बड़े बड़े पब्लिकेशंस के लिए जो लिख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे हम इस लोकसभा के क्या इश्यूज़ हैं, मुसलमानों के क्या इश्यूज़ हैं, देश की क्या स्थितियां, उन पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। हैदर साहब, सबसे पहले तो लखनऊ की बात कर लेते हैं सर। लखनऊ जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है और इस बार भी एक बड़ा वर्ग ये मान के चल रहा है कि बीजेपी के लिए ये सीट सेफ है, हमेशा जो मानी जाती है। आप सर कैसे देखते हैं इस सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीट तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, जो डायनेमिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, वो यकसा हैं और राजनाथ सिंह साहब के बीच में और रविदास जी के बीच में कंटेस्ट है और बहुत पावरफुल कंटेस्ट होगा। एंटी इनकम्बेंसी भी है और राजनाथ सिंह साहब इस हीट को महसूस भी कर रहे हैं। इसी बिना से वो नए ग्रूमिंग्स भी कर रहे हैं, नए लोगों को अपने यहाँ बुला के फ़ोटो सेशंस भी करा रहे हैं। जी, इस ग्रूमिंग से मतलब सर किसकी तरफ इशारा है? ये जो शिया बिरादरी है या शिया समाज है, ये तो बिल्कुल जिसको कहना अंग्रेज़ी में कहते हैं बी लाइन बना के वहाँ जा रहा है। हालांकि ये नाम नेहाद लोग हैं, इनके साथ में बिल्कुल भी वोटर्स नहीं है, जिसकी कि ज़िंदा मिसाल अभी 2022 का चुनाव हुआ कि शीश महल की जो पोलिंग स्टेशन था, वहाँ से डबल फिगर्स में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी के जो 2 MLCs थे जो वहीं रहते थे, जो कि एक साहब जो थे वो मूसवी सैयद थे, उन्होंने अपनी वल्दियत बदल दी, और एक साहब जो थे वो नकवी सैयद थे, वो सनातनी हो गए, इस उम्मीद में कि उनको शायद फिर से एक मरतबा रिपीट कर दिया जाएगा उनका टेन्योर। लेकिन उन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने खुद हाफिज कर दिया। सर, ये लखनऊ में ये अमूमन माना जाता है, अलग अलग नेता अब ये बात कहते हैं कि लखनऊ के जो शिया मुसलमान हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। आप इस परसेप्शन पर क्या कहेंगे? आप भी शिया कम्युनिटी से आते हैं, क्या कैसे? ये परसेप्शन बिल्कुल एक, जिसको उर्दू में कहते हैं, मफरूज़ा है। मुझे पूरी तरह से याद है 2002 का जब चुनाव हुआ था, लालजी टंडन साहब यहाँ से लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन अंग्रेज़ी अखबारात की ख़बरें थीं, हेडलाइंस थी कि शियाज़ बिली द होप्स, यानी लालजी टंडन साहब जो कि यहाँ के अपने थे और उनका अपना एक हलका भी था, लेकिन उनको भी शिया समाज ने वोट नहीं दिया था। ये 2002 की बात है। और उसके बाद से सिलसिला जारी है। नाम नेहाद को जो लोग हैं, जो कि बिल्कुल जिसको कहना चाहिए पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, और फेसबुक के जो यानी योद्धा जिसको आप कहते हैं कि फेसबुक पे उन्होंने, लेकिन उनकी ग्राउंड्स में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना उनके कहने से कोई वोट दिया जाता है। वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए राजनाथ सिंह साहब के यहाँ चले जाते हैं। राजनाथ सिंह साहब बड़े आदमी हैं, वो भी कहते हैं चलिए आइए बैठिए, चाय पीजिए, खुदा हाफिज़ कीजिए। लखनऊ में शियाओं के मुद्दों की बात की जाए या मुस्लिम जो कौम है उसके मुद्दों की बात की जाए, आपको क्या लगता है लखनऊ के तौर पर क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस लोकल? देखिए, लखनऊ बीइंग अ स्टेट कैपिटल, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यूपी में 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ में 1% लोग भी जो हैं यूपी के, वो लखनऊ विज़िट नहीं करते हैं। लेकिन लखनऊ में जो सिचुएशन होती है वो ही अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि रोड टू दिल्ली गोज़ थ्रू लखनऊ। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा जनाब अली के हांगकांग, जो कि दुनिया का नर्व सेंटर है इकोनॉमिक्स का, उसमें 6 महीने तक प्रोटेस्ट होता रहा। चाइना की पुलिस वहाँ खड़ी रही और चाइना ने एक गोली नहीं चलाई। लेकिन हमारे प्रदेश में जब CANRC हुआ तो 22 मुसलमानों को मार दिया गया। तो ये मुद्दा कितना बड़ा है कि किसी एक ने उनके ऊपर आंसू नहीं बहाया। अखिलेश यादव साहब ने, हालांकि वो इसको पब्लिकली नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने सारे जो भी बेचारे जिनकी जान गई उनको सबके घरों के ऊपर 5-5 लाख रुपया भिजवाया। तो ये इशू है। सेकेंडली आप बताइए, 110 से ज़्यादा लोगों के ऊपर NSA लगाई गई, 5000 से ज़्यादा लोगों का पुलिस इनकाउंटर हो चुका है हमारे यूपी में। यही तो इश्यूज़ हैं।
मुसलमानों के लिए एम्प्लॉयमेंट इश्यू तो पता नहीं कहाँ का था, कब था। मुसलमानों ने ऐसा कोई ख्वाब ही अब देखना छोड़ दिया है, इतना उनको यानी दे हैव बीन रेलीगेटेड टू द वॉल। अब मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा इशू जो है वो उनकी सिक्योरिटी का है। मतलब आपको लगता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आप ये कहना आप ही नहीं, आपसे मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में 22 लोगों को पुलिस जो है वो मार देती है। ये कहाँ का यानी ट्रिगर हैप्पी पुलिस, आप बताइए। आपको लगता है कि जो लोग मारे गए सीएनआरसी के दंगों में वो पुलिस की गोली से मारे? जाहिर है, पुलिस तो यही कहती है कि उन्होंने आपस में गोलियां चला ली। बिल्कुल वही, इसीलिए मैं ये कोई तर्क हुआ? कोई उसको अभी दुष्यंत दवे साहब का द प्रिंट में एक बेहतरीन इंटरव्यू आया है, उन्होंने इशारों में बात कही है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को सिर्फ लेजिटिमाइज कर रही है। तो डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी, द इश्यू ऑफ द मैटर इज दिस। अगर एक हकीर, एक छोटा आदमी, मतलब हम डेमोक्रेटिक देश में नहीं रह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? भाई हम तो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर सो एंड सो एंड वी आर सो एंड सो, बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। आप देखिए जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान पोस्ट रिटायरमेंट डोल्स ले रहे हैं, हमारे ये जो बाबरी मस्जिद के यानी जो डेमोलिशन एक्यूज थे उनको जो बाइज्जत बरी किया जिन जज साहब ने, वो फ़ौरन उन्होंने उप लोकायुक्त ज्वाइन कर लिया। हमारे विश्वेश साहब ने बनारस में इजाज़त दे दी, फ़ौरन उन्होंने विद इन नो टाइम उन्होंने एज एन ओम्बड्समैन एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। हमारे गोगोई साहब राज्यसभा चले गए, हमारे नज़ीर साहब जो थे वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हो गए। पोस्ट रिटायरमेंट डोल्स, आप बताइए कि अगर जुडिशरी इज़ द लास्ट वेस्टिज ऑफ अ सिटीज़न, वो यही कहता है मेरे साथ कानून जो है वो इंसाफ करे, कानून जो है वो इंसाफ करे। इंसाफ यानी चाहता है आदमी, जजमेंट नहीं चाहता है, इंसाफ चाहता है कि एक ऑर्डर हो गया, ऑर्डर नहीं चाहता है आदमी। मतलब क्या कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रह गया, ये कहना चाहिए? यही मेरी मुराद है। दुष्यंत दवे साहब ने इन एज मेनी वर्ड्स इस बात को, ही इज़ अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, और उन्होंने इस बात को बार बार इसमें इशारा किया है कि आप देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के भी हमारे जजेस साहिबान जो हैं वो भी खाइफ नज़र आते हैं, और वो जो हैं वो यानी उस तरह से हक बजानिब डिसीजंस उनके नहीं आ पा रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने आज ही के इंटरव्यू में उन्होंने कही, द प्रिंट में छपा है वो इंटरव्यू। जी, लखनऊ की बात हो गई सर, उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, क्योंकि आप अलग अलग इश्यूज़ पर लिखते रहते हैं। आपको क्या लगता है मुसलमानों के इश्यूज़ क्या हैं? उनके रोज़गार की, जैसे आपने बात कही कि रोज़गार तो कहीं बहुत पीछे छूट चुका है, तो क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो उतना कुछ नहीं कर रही मुसलमानों के लिए जो करना चाहिए? क्योंकि सरकार इस बात को क्लेम करती है कि वो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है और सबको एक साथ समाहित करके उनके लिए काम कर रही है। देखिए, सरकारी, माफ़ कीजिएगा, बातें हैं, मुसलमानों का तो कोई नाम लेवा नहीं है। उनके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि मैं तो कपड़े देख के पहचान लेता हूँ। कुत्ते के पिल्ले की वो, माफ़ कीजिएगा, मिसालें दे चुके हैं कि अगर मोटर से कोई कुत्ते का पिल्ला दब गया तो तकलीफ़ होती है। इस तरह की वो बहुत पहले से बातें करते आए, और अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो कितनी, यानी आप समझ लीजिए इसको कहते हैं कि टोटली, उर्दू में कहते हैं बरहना गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं। और पूरी तरह से अमित शाह साहब जिस तरह का लहजा इख्तियार किए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन छीन के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी मुसलमानों या SC STs को वो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम्स आर ईटिंग योर शेयर, जबकि मुसलमान, सचर साहब की रिपोर्ट आप देखिए कि वो लगातार इस बात को कह रही है कि इकोनॉमिक लैडर पे और एजुकेशन के लेवल पे और हेल्थ के लेवल पे जो ह्यूमन इंडेक्स होता है उस पर मुसलमान जो है वो वर्स देन द दलित्स हैं इन द कंट्री। तभी तो मनमोहन सिंह साहब ने ये बात कह दी थी कि भाई जब मुसलमानों का ये हाल हो गया है, तो उन्होंने ये बात कह दी थी, उस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही थी कि आपको लगता है कि मनमोहन सिंह जी ने आपका प्रतिनिधित्व करने की बात कही थी और उसको बीजेपी एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ जेन्युइन प्राइम मिनिस्टर विद द हार्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ये बात कही थी
क्योंकि उन्होंने राजेंद्र सचर साहब की रिपोर्ट देख ली थी, लेकिन उस पर भी ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ना ही उसके बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा साहब की रिपोर्ट आई, उस पर भी कोई यानी जो बात कही जाती थी कि राजेंद्र सचर साहब की रिपोर्ट जो है वो डायग्नोसिस है और रंगनाथ मिश्रा साहब की रिपोर्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो सिर्फ महज एक कागज़ पे ही रह के बात ख़त्म हो गई। अब तो बिल्कुल एक नए नहज के ऊपर इलेक्शन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम खबरें आ चुकी हैं इस बात को लेके। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपने छेड़ी, क्या ये जो इंडिया गठबंधन है या विपक्ष जो ये बात कह रहा है कि संविधान खतरे में है, क्या आप उस बात से तारुफ रखते हैं? मतलब आपको बिल्कुल लाजमी, संविधान खतरे में क्या समझ ली, अनऑफिशियली तो संविधान ख़त्म ही हो चुका है। कैसे सर? तमाम इसकी मिसालें मौजूद हैं। आप देखिए कि सोशल जस्टिस की जो बात थी, जितनी भी यानी पॉलिसीज़ समाजवादी गवर्नमेंट्स की हुआ करती थी, दीगर जिस तरह की हुआ करती थी, वो सारी पॉलिसीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने कोऑप्ट कर लिया। कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी और का जो कोएलिशन है महाराष्ट्र में, वो एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहा है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जो इंडिया गठबंधन के 6 मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती एक लिस्ट कायम किए हुए हैं मुसलमान कैंडिडेट्स की, क्योंकि उनको मालूम है कि वो किसका पर्पस सर्व कर रही हैं। तो मुस्लिम पर्पस भारतीय जनता पार्टी का, व्हाट एल्स, जो कि उन्होंने इस बात को क्लेम करते हैं कि मायावती को आप जो बात कही जाती है कि वो बीजेपी के लिए काम करें, आप ये बात कह रहे हैं? लाजमी, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। 2019 का चुनाव है, 2019 में तो कोएलिशन था और उसमें भी आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ कोएलिशन का मजबूत कैंडिडेट था वहाँ पे बहन कुमारी मायावती ने अपना वोट शिफ्ट कराया था, ये सबको मालूम है। 2022 में आप देख लीजिए उनकी क्या पोजीशन हो गई, सिर्फ सारा उनका जो वोट था अपार्ट फ्रॉम जाटव वो सब भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया। तो इस बार आप जो देश का चुनाव है 2024 का, आप क्या देख रहे हैं? देश का मुसलमान किस तरफ जा रहा है? मुसलमान की तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया गठबंधन है और वो ही रहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कह रही है, बहुत इट इज़ टू मच नाउ, बहुत पार्टी कौन किसका विकास किसका साथ हमें तो नज़र आता नहीं, सिवाय अडानी साहब के और अंबानी साहब के ही विकास के अलावा तो हम कभी कुछ सुनते नहीं हैं। तो आपको लगता है कि जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है वो 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर दावा कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, मुसलमान बहुत सी जगहों पर ये डिसाइड करता है कि किसकी कौन सत्ता में आए, किसकी सरकार बने, तो उसको आप कैसे देखते हैं? भाई 19 सीटें जो हैं यूपी में मुसलमानों के वोट के ऊपर डिपेंड करती हैं लोकसभा की, और 125 सीटें असेंबली में करती हैं, लेकिन वहाँ बहन कुमारी मायावती मौजूद हैं। वो सारी मुसलमानों की जो इन्फ्लुएंशियल सीट्स हैं वहाँ के ऊपर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही हैं, जबकि उनका खुद का समाज उन्हें वोट नहीं दे रहा है। तो जाहिर है जो नतीजा आएगा वो सबके सामने होगा। क्या जो वो मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ी कर रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि समाज जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है, लेकिन क्या जो मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं क्या उनको उनके समाज के लोग क्या वो वोट करेंगे? बहन कुमारी मायावती के 10 MP थे, उनको 9 छोड़ के चले गए। अब आप इसी से समझ सकते हैं वहाँ तो एक अलग ही नौयत है, वहाँ पे लोग आते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि वहाँ से लोग टिकट क्यों क्लेम करते हैं, किस वजह से क्लेम करते हैं। अपनी पॉलिटिकल हायरार्की में अपने आप को साबित करने के लिए वहाँ से टिकट लेते हैं। आई एम अफ्रेड, मेरी आज तक ये लॉजिक ही नहीं समझ में आई कि वहाँ से लोग टिकट क्यों लेते हैं। और बहन कुमारी मायावती 3 मरतबा भारतीय जनता पार्टी का कोएलिशन पार्टनर रही हैं। 2002 में बहन कुमारी मायावती ने जाके नरेंद्र मोदी साहब की कैंपेनिंग की है वहाँ के असेंबली के चुनाव में, तो क्या ये लोगों को याद नहीं है? तो सर 2019 में भी सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, वो तो सबने देखा, जाहिर है हुआ, लेकिन मैंने आपसे बताया कि जिस सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट स्ट्रांग हो रहा था वहाँ से बहन कुमारी मायावती ने वोट शिफ्ट करा दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और इनके 10 आ गए और समाजवादी पार्टी के 5 ही रह गए। यही तो डिबैकल हो गया। तो इस बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें आप देख रहे हैं, कितनी सीटें आप देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? माफ कीजिएगा, आई एम नॉट अ सूटसेयर, ना ही मैं सीफोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऑर्डिनरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री के हिसाब से, एक
लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के हिसाब से इट इज़ द मोस्ट ग्लीमी एंड द ग्लूमी इलेक्शंस एवर। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, कोई भी इसमें ह्यूमर नहीं रहा, कोई भी इसमें कोई जैसे मजाक हुआ करते थे ना, वो लबो लहजा है। इतना बड़ा मीडिया का ऑनस्लॉट है कि लोग जो हैं बिल्कुल, लोगों की ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म होती चली जा रही है। इश्यूज़ पर बात हो रही है, आपको ऐसा लगता मुझे तो नहीं लगता किसी भी इश्यू के ऊपर कोई बात हो रही है। इश्यूज़ के ऊपर कहाँ बात हो रही है, कहाँ नौकरियाँ हैं, अल्लाह जाने किसको नौकरी मिली आज तक, मुझे तो नहीं नज़र आता। और क्लेम ही हो रहा है कि साहब नौकरी, कोरोना में आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 40 लाख लोग जाते रहे और उसके बाद ये कह दिया गया कि वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो अब क्या किया जा सकता है? अभी जो पॉवर्टी का इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है? मीडिया की जो फेक न्यूज़ का जो इनटेक है और कंजम्पशन है इंडिया में, व्हाट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब आप समझ लीजिए कि सिर्फ एक, जिसको कहते हैं कि एक कहानियों में लोग जीना चाहते हैं, वही कहानियाँ चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और फेक न्यूज़ जो है वो लोगों को दी जा रही है। बिल्कुल। तो आप हैदर अब्बास रिजवी साहब को सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं हैदर अब्बास साहब। इसके अलावा वो सूचना आयुक्त भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2014 से 19 में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।